चलो अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। CIC ने बोला कि जो BCCI है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर नहीं आता। और मुझे याद है पॉलिटी के नोट्स जब मैंने बनाए थे 2018 की, मैंने नोटबुक उठाई, उसमें आर्टिकल नंबर 12 पढ़ते हो आप, फंडामेंटल राइट जब शुरू होते हैं आपके, तो उसमें एक आर्टिकल नंबर 12 आता है कि किस किस को आप स्टेट बोलोगे। तो उस स्टेट में मैंने एग्जाम्पल लिखा था BCCI का। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रूलिंग में चेंजेस हुए हैं, अब इसको स्टेट आप नहीं कंसीडर करोगे। जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ये स्टेटमेंट दी कि जो BCCI है, BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, तो ये क्रिकेट वाली बॉडी आ जाती है, इतने सारे IPL प्रीमियर एंड ऑल वो सारे कंडक्ट करवाती है। इनको अब बोल दिया गया है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 उसके दायरे में नहीं आता है, यानी कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो अगर आप सवाल पूछेंगे तो उनकी चॉइस है, उनको आंसर करना है या नहीं करना है। एक चीज क्लियर हुई, ये अभी रिसेंट बोला है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको आज कवर करा, हमने ये कल भी लगाया हुआ था, पर कल आर्टिकल लंबे थे इसलिए वो स्किप हुआ था। चलिए जी, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो मैंने चीफ बोल दिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन्होंने रूल करा है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, और अगर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर नहीं आती। राइट टू इंफॉर्मेशन वही है, आपने कुछ सवाल पूछा, और अगर वो पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आती है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है, अनटिल और अनलेस नेशन की कोई सिक्योरिटी थ्रेटन ना हो, सॉवरेनिटी हर्ट ना हो, तब तक वो आंसर्स कर सकती है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ही है। अब 2018 में जो CIC का ऑर्डर था उसमें इन्होंने बोला था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है, ये 2018 में बोला था, पर 2026 में क्या बोल दिया, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। नंबर 1 कंडीशन क्लियर, अभी मना कर दिए। अब इसको ध्यान से सुनना, पहले यहां तक बता दो, पता लग गया ना आपको कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब देखते हैं रीजंस क्या क्या दिए गए जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने दिए हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो बोला कि ये सेक्शन 2 क्लॉज H के अंडर नहीं आता। ये वही वाला सेक्शन 2 क्लॉज H है जिसको आप बड़े टाइम से पढ़ते आ रहे हो, मल्टीपल, याद है ना, पहले भी पढ़ा है आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें हम बोल रहे थे कि इसका जो दायरा है वो बहुत कम कर दिया है, उल्टा बन गया है, राइट टू डिनाई पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हर चीज को ही बोल देते हैं ये पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती। सेम हुआ था जब PM कौशल विकास योजना आपने पढ़ा था, तो NSDC यानी कि ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ही अंडर आती है, उन्होंने बोला ये आता ही नहीं है पब्लिक अथॉरिटी के अंडर, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं ये नैरो डाउन करते जा रहे हैं। मतलब पहले होता था 90:10 का रेशियो, मतलब 90% इन्फॉर्मेशन ऐसी थी वो आपको दे दी गई, 10% ऐसी होगी जिसकी वजह से शायद हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटन करेगी, पर अब जो रेशियो है वो उतना ही है 90:10, पर उल्टा हो गया केस। 10% केसेस में आपको आंसर मिलेंगे, 90% केसेस में आपके आंसर नहीं मिलेंगे। अब ये जो कंसर्न है यहाँ पे बाकी सारी बातें साइड में करो, यहाँ पे सिर्फ CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आ जाएगा, एंड दूसरा आएगा BCCI जो कि आपका बोर्ड आ गया क्रिकेट का। तो यहाँ पे इन्होंने अब क्या बोला कि ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है, और किस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज H के अंडर। पर ये सेक्शन 2 क्लॉज H बोलता क्या है वो आपको इस आर्टिकल के थ्रू आउट खुद ही समझ में आ जाएगी। सबसे पहले BCCI बोला एक प्राइवेट सोसाइटी है और इसे रजिस्टर करा गया था अंडर तमिलनाडु लॉ, और जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, उससे पहले की इसकी फॉर्मेशन हो रखी है। तो कब, तो बोला गया ये जो BCCI है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 दिसंबर 1928 में, और कौन से एक्ट के अंदर, तो मद्रास का ही एक एक्ट था, एक्ट 21 ऑफ 1860, मद्रास का था ये, तो इसके अंडर का बना हुआ था, इसके अंडर ही इसकी रजिस्ट्रेशन कर दी थी 1928 के अंदर। ये जो एक्ट है ना, ये वाला एक्ट 21 ऑफ 1860, ये 1860 का बना हुआ है, और 1860 में आप क्या सिनारियो देख रहे हो, रिवोल्ट ऑफ इंडिया, वो जो 1857 का है उसमें से हम फ्री होके आए, और 4 साल के बाद ये एक्ट निकल के आया। तो जब BCCI को एस्टेब्लिश करा तो इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर कर दिया था, इसके लिए कोई अलग से लॉ पास नहीं हुआ था, इसी के अंडर इसको यहाँ पे बोला कि हम इसी में इसको रजिस्टर कर रहे हैं, दैट इज BCCI को। उसके बाद तमिलनाडु का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंडर इसे रजिस्टर कर दिया। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कर रहा है BCCI, इसके लिए कोई लॉ पास नहीं हुआ है, ना तो कोई पार्लियामेंट के अंदर ना तो कोई स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। तो एक तो रीजन क्या बता दिया कि ये सेक्शन 2 क्लॉज H के अंडर नहीं कवर होता, मतलब ये प्राइवेट सोसाइटी है और इसे किसी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू पास नहीं करा गया था। और किसके अंडर था, तो ये आपको एक वेरिफिकेशन दे दी कि जो BCCI है एस्टेब्लिश 1928 में हुआ था। एंड दूसरी चीज,
मद्रास का कौन सा एक्ट था, तो एक्ट 21 ऑफ 1860, उसके अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन कर दी गई थी कि बना तो है एक्ट, उसी के अंडर रजिस्टर कर लेते हैं। और फिर बाद में टाइम बीतता गया, 1975 में इसे तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के अंडर रजिस्टर कर दिया। एक्ट्स भूल भी जाओगे चल जाएगा, स्टेट याद रख लेना तमिलनाडु। और जो एक्ट था वो बहुत पुराना था, 1860 का, उसमें रजिस्ट्रेशन हुई बीसीसीआई की। देन उसके बाद आ जाते हैं 1975 में, तो दोबारा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही हुई। कोई अलग से लॉ पास नहीं हुआ कि इसके लिए हम स्पेशली बनाएंगे कि एक अलग से लॉ आएगा, उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हुई थी बीसीसीआई के केस में। नंबर 1 कंडीशन। दूसरा आ गया नो सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट कोई सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग यानी कि फंडिंग, पैसा गवर्नमेंट बीसीसीआई को नहीं देती है, ये बोला सीआईसी ने, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और बेशक गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ टैक्स एग्जेम्पशन रखी हुई है, मतलब कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए, तो चलो ये तो बैकएंड की स्टोरी आ गई। पर अगर सुपरफिशियल लेयर्स पे देखें तो यहाँ पे कोई पैसा या फंडिंग गवर्नमेंट के एंड से बीसीसीआई को नहीं जाती है, ये दूसरा क्लेम सीआईसी ने करा। अब टैक्स एग्जेम्पशन और कंसेशन अगर दिया जाता है तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है। कुछ टैक्स बेनिफिट दे दिए कि शायद आपको 2 करोड़ रुपया देना पड़ रहा था, पर आप इतना ज्यादा काम कर रहे हो तो चलो 2 करोड़ की जगह पे कितना दे देना, 1 करोड़ दे देना, टैक्स में से एग्जेम्पशन दे दी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इनको सब्सटेंशियली फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हम इसके इक्विवेलेंट नहीं मान सकते। तो बीसीसीआई कहां से अर्न करती है, यहाँ पे ये क्लेम किया आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं उससे स्पॉन्सरशिप्स आ गई, और जो भी कमर्शियल ऑपरेशन इनके चलते रहते हैं वहां से ये सारी अर्निंग्स आती हैं। गवर्नमेंट के एंड से सिर्फ क्या आया, टैक्स एग्जेम्पशन, मतलब थोड़े बहुत बेनिफिट मिल गए, उतना टैक्स पे करना था उसमें से थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया गया, वैसे आप अज्यूम करके चल सकते हो। दूसरी कंडीशन क्लियर। तीसरी आती है नो गवर्नमेंट कंट्रोल, कि जो बीसीसीआई का ऑपरेशन है, कैसा ऑपरेशन, तो जैसे बीसीसीआई के जो ऑफिस बियरर हैं उनको अपॉइंट करना, नंबर 1। नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, एंड नंबर 3 कंट्रोल डेली फंक्शनिंग, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। तो मतलब जो बीसीसीआई है ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं हुआ, तो ये प्राइवेट ही रखा। और बीसीसीआई में अभी चेयरमैन कौन है ये आपने खुद कनेक्ट करते चलना है, मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नहीं दूंगी बिल्कुल भी। ये जो सीआई बस जो सीआईसी ने यहाँ पे क्लेम करा है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तीसरी कंडीशन डन। चौथी कंडीशन आती है दैट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स निकल के आते हैं, मतलब उनमें पहले हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें बोली गई थी। सबसे पहला केस आता है थालापलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 2013 में आया था। इसमें बोला गया था कि जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स या लिमिटेड एड्स प्रोवाइड करी जाती हैं इससे कोई बॉडी पब्लिक अथॉरिटी नहीं बन जाती। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बीसीसीआई क्या बन जाएगी, पब्लिक अथॉरिटी बन जाएगी। ये 2013 में आई थी। अब देखो पिटिशंस डलती हैं, पिटिशन के माध्यम से ही कोर्ट्स हमारे रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो ये वाला जो था ये थालापलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हुआ था। इन्होंने बोल दिया अगर कोई इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया, इनडायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे जैसे क्या देखा आपने, टैक्स में एग्जेम्पशन दे दी, कंसेशंस दे दिए, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बॉडी क्या बन जाएगी, पब्लिक अथॉरिटी बन जाएगी, गवर्नमेंट बॉडी बन जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 केस आता है जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का, जिसमें बोला कि जो बीसीसीआई है वो स्टेट नहीं है एज पर आर्टिकल नंबर 12। ये 2005 के अंदर रूलिंग दी थी और बोला कि डिस्पाइट ये कुछ ना कुछ पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। ये रूलिंग है, आपने स्टेटमेंट चेंज करी वहां पे नहीं करी वो अलग बात है। ये पिटीशन के आंसर्स दिए गए, यहाँ पे क्या बोल दिया कि स्टेट नहीं है एज पर द आर्टिकल नंबर 12। देन उसके बाद एक और केस आता है डाल्को इंजीनियरिंग वर्सेस सतीश प्रभाकर पाध्य, ये आता है 2010 के अंदर। इन्होंने बोला कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी लॉज अप्लाई होने चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशन के भी ऊपर जहां पे गवर्नमेंट 2 चीजें करें, क्या क्या, एक तो सिग्निफिकेंट फंडिंग करे एंड नंबर 2 कोई सिग्निफिकेंट कंट्रोल उसके ऊपर लेने की ट्राई करे। तो उसमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कौन इन्वॉल्व हो रही है, गवर्नमेंट। पहले केस में सिर्फ इतना बोला कि अगर कोई इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया गया या कोई भी लिमिटेड एड प्रोवाइड करी गई गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी बॉडी को, तो उसको ये नहीं बोल सकते हम कि वो ऑटोमेटिकली क्या बन गई, पब्लिक अथॉरिटी बन गई, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी बन गई। फिर जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, इसमें बोला जो बीसीसीआई है वो स्टेट के अंडर नहीं काउंट करा जाएगा, जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 12, डिस्पाइट वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हो, तो वो जरूरी नहीं है वो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर आएगा। इसके बाद आता है डाल्को इंजीनियरिंग वर्सेस सतीश प्रभाकर पाध्य, ये 2010 में केस आता है। इन्होंने बोला कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए
उन बॉडीज के ऊपर जहां पे गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरवेंशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिग्निफिकेंट फंडिंग गवर्नमेंट वहां पे कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जा रहा है। नंबर 2, कोई ना कोई छोटा मोटा कंट्रोल भी अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर कर रही है। पर आपने तीसरी कंडीशन पे पढ़ा कि गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, जो भी बीसीसीआई का डे टू डे काम चलता है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क रहता है, वहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। तो ये रूलिंग्स आई हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट्स ने करी थी, एक आगे सीधा ही बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स होने चाहिए बीसीसीआई के अंदर। पर बस इतना बोला था रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये नहीं बोला था कि बीसीसीआई क्या बन गया, पब्लिक अथॉरिटी बन गया, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी बन गया। इसके बाद आता है लोधा कमेटी एंड लॉ कमीशन। यहां पे बोला जो ट्रांसपेरेंसी है वो होनी चाहिए, मतलब उसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। अब देखो रिकमेंडेशन है, मतलब सिर्फ एडवाइस आपको दी गई है, जरूरी नहीं है आप अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी वहां पे शो करो। तो वही चीज यहाँ पे भी बोली गई लोधा कमेटी एंड लॉ कमीशन के अंदर कि ट्रांसपेरेंसी रिकमेंडेशन ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होंगी, पर ये आरटीआई एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये एक्ट आ गया आपका, एक लॉ आ गया, इसको ओवरराइड नहीं कर सकता। पर यहाँ पे तो ओवरऑल वही निष्कर्ष निकल के आता है कि जो बीसीसीआई है, अब बोल दिया ये पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आ ही नहीं रहा। तो अगर पब्लिक अथॉरिटी के अंडर नहीं है तो आरटीआई के अंडर नहीं है, आरटीआई के अंडर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछोगे भी तो जरूरी नहीं है वो आपको आंसर देंगे। तो यही चीज लोधा कमेटी में भी बोली थी कि बेशक ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये एडवाइजरी नेचर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि रिकमेंडेशन दे रहे हैं आपको, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पर आरटीआई एक्ट को ये ओवरराइड ना करे, क्योंकि वो तो लॉ है ना, फिर उसको ओवरराइड भी ना करे कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कॉन्फिडेंशियल रखने लग गए। तो ये सारी चीजें थी जजमेंट्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद सीआईसी का और क्या ब्रॉडर कंसर्न है, तो बस यही बोला कि जो आरटीआई की एप्लीकेशन है वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी वाले केसेस में ही आप सबसे ज्यादा देखोगे, और जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसका मतलब ये जरूरी भी नहीं होता कि थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल होगा, तो वहां पे आपने देखा जजमेंट में बोला गया कि अगर थोड़ा भी कंट्रोल है तो उस केस में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जहां पे जैसे पीएम केयर फंड के साथ आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। पीएम केयर फंड के ऊपर जब सवाल पूछे गए एज पर द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, गवर्नमेंट ने मना कर दिया था ये बोल के कि आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आता, जबकि उसमें इन्वॉल्व कौन था, गवर्नमेंट के ऑफिशियल खुद इन्वॉल्व थे, प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थी, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो उनको अकाउंटेबिलिटी वहां पे बनती थी। बट खैर वो दब गया, अब तो कोविड 19 भी चला गया। सिंगापुर में सिर्फ आज आपने एक वेरिएंट देखा, कौन सा था, NB.1.8.1, ठीक है। तो ये स्ट्रेन है जो कि अगेन कोविड 19 की है। चलो ठीक है। इसके अलावा आरटीआई एक्ट 2005 ये सिटीजन्स को राइट देता है कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, और इसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के साथ जोड़ा जाता है, दैट इज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके अलावा सेक्शन 2 क्लॉज एच जो कि पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बताता है कि पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कौन कौन सी बॉडीज इंक्लूड करी जाएंगी, जिसमें पहले पॉइंट के अंदर क्या बोला कि ये जो बीसीसीआई है ये सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, क्योंकि 2 क्लॉज एच बोलता है पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन बॉडीज आएंगी जो एस्टेब्लिश करी गई हो बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैं बोलूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्ट नंबर 15 डेडिकेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, तो हम बोल सकते हैं ना कि वो कैसे आ गई, वो आ गई अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज आरटीआई एक्ट, और उसका भी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टेब्लिश करा गया है। पर बीसीसीआई आपने देखा तमिलनाडु का एक लॉ था, उसी के अंदर फर्दर रजिस्ट्रेशंस करी गई, कोई लॉ वगैरह पास नहीं करा गया था। दूसरी कंडीशन बोल रही है या पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास करा हो, तीसरी कंडीशन बोल रही है स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ पास किया हो, या फिर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू उसे बनाया हो, जैसे गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन लाया था और नीति आयोग बना दिया था, पर वैसा भी इसमें कुछ नहीं हुआ, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉस के अंदर। और या भी कोई भी सब्सटेंशियली फंडिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फंडिंग वहां पे प्रोवाइड कर रही है और उनको सपोर्ट कर रही है। तो अगर फंड जा रहा है गवर्नमेंट के एंड से किसी भी बॉडी की तरफ, तो उसको किसमें काउंट करा जाएगा, सेक्शन 2 क्लॉज एच में। पर यहाँ पे क्या बोला शुरू में ही कि यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सटेंशियल फंडिंग नहीं दे रही है, पर हाँ टैक्स एग्जेम्पशन जरूर दी हुई है, मतलब टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पे उनको प्रोवाइड करती है। डन। तो यही वाला आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस के जो एक्सप्लेनर सेक्शन है उसमें भी आ रखा है, वहां पे भी रीड करोगे सेम ही पॉइंट से। एग्जेम्पशन अंडर आरटीआई, अब कौन कौन सी चीजें आपको आरटीआई के अंदर नहीं बताई जाएंगी। नंबर 1, सॉवरेंटी अगर आपकी कंट्री की हर्ट हो रही है, दैट इज संप्रभुता जिसे आप बोलते हो, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, कोई फॉरेन पावर आके आपको नहीं बताएगी कि आपने क्या डिसीजन लेना है, कौन सी कंट्री के साथ रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है, तो ये सॉवरेंटी को अगर हर्ट करे, इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो अगर थ्रेटन होती है,
स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे डिस्टर्ब होते हैं, और या फिर फॉरेन रिलेशन वो खराब हो गए किसी भी रीजन की वजह से, अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी अपनी कंट्री के अंदर, तो ये आरटीआई से एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं चीजें कि इनके ऊपर आप कोई भी इंफॉर्मेशन सिटीजन को ना देना चाहें तो ना दें। ठीक है, डन। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या था, एक बीसीसीआई था, एक सीआईसी था। सीआईसी ने क्या बोला कि बीसीसीआई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब इसको क्लेम करने के लिए रीजन भी बताने पड़ेंगे कि क्यों नहीं है। एक तो बोला सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर बीसीसीआई नहीं आता, क्योंकि जो बीसीसीआई था इसके लिए कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसे एस्टेब्लिश नहीं करा गया है। तो ये कैसी बॉडी बता दी इन्होंने, प्राइवेट बॉडी। नंबर 2 रीजन क्या बताया कि कोई भी सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग गवर्नमेंट इसके लिए नहीं करती है। और सब्सटेंशियल फंडिंग का मतलब, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट किसी को टैक्स एग्जेम्पशन देती है या कुछ कंसेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही है बाय फंड के थ्रू। इसके अलावा तीसरी कंडीशन में क्या बोला था, हाँ ठीक है, यहाँ पे जो डे टू डे लाइफ के या डे टू डे वर्क्स होते हैं बीसीसीआई के, वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो बीसीसीआई है ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो कौन सी कैटेगरी में डाल दिया, प्राइवेट अथॉरिटी के अंदर। देन आपकी जजमेंट्स आ गई कौन कौन सी, एक थालापलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2013। ये जो रूलिंग्स आती हैं, जजमेंट्स आती हैं, ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ये कभी भी आपको याद नहीं होंगी। इसके लिए बढ़िया डायरी लगा लें और टॉपिक वाइज वहां पे नोट डाउन कर लें। ये पेपर से पहले ही देख के जाना होता है, ये भूल जाएंगे। मेरे को भी नहीं है सारी याद, मेरे को सिर्फ डाल्को और जी टेलीफिल्म वाली याद थी, पहला नाम नहीं याद आ रहा था। तो ये नहीं रहती है याद, इसके लिए स्पेशल डायरी लगा लें, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, और उनको नोट करके रख लिया करो। नहीं तो फिर आप बोलते हो मैम को, मैम ये भी प्रोवाइड कर दो, वो भी प्रोवाइड कर दो। वो थोड़ा बहुत आपने भी करना होता है कि इतना सा काम है, ये जो रूलिंग्स आई थी 5 ऑब्जर्वेशन है टोटल, इनको नोट कर लिया, आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने ये आरटीआई एक्ट के रिस्पेक्ट में अपने पास नोट डाउन कर लिया था। ठीक है, थालापलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2013। इसमें यही चीज बोली गई कि अगर कोई इनडायरेक्ट बेनिफिट भी दे दिया गवर्नमेंट ने किसी बॉडी को, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पब्लिक अथॉरिटी बन जाएगी। नंबर 2 जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इसमें बोला गया कि आर्टिकल नंबर 12 के अंदर बीसीसीआई स्टेट नहीं काउंट होगा। इसके बाद डाल्को इंजीनियरिंग वर्सेस सतीश प्रभाकर पाधे 2010। इन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट का इन 2 कंडीशन में से थोड़ा भी रोल किसी बॉडी के साथ रहता है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई फंडिंग प्रोवाइड कर दी या सिग्निफिकेंट कंट्रोल उसके ऊपर थोड़ा बहुत अपना शो कर दिया, तो उस केस में उनको पब्लिक अकाउंटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी। तो मतलब आरटीआई एक्ट के अंदर उन्हें बोलना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आती है, बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि गवर्नेंस रिफॉर्म होने चाहिए बीसीसीआई में, पर ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि बीसीसीआई क्या बन गई, पब्लिक अथॉरिटी। चेंजेस बोले स्ट्रक्चर में करने को, पर अथॉरिटी बनाने की बात नहीं करी। देन लोधा कमेटी एंड लॉ कमीशन आ गया। यहाँ पे बोला जो ट्रांसपेरेंसी है बेशक वो एडवाइजरी नेचर की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आरटीआई एक्ट को ओवरराइड कर जाएगी। जो लॉ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशक ये एडवाइजरी नेचर है, फिर भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डन। तो ये सारा था आपका सीआईसी बीसीसीआई, और मैंने ट्राई किया आपको समझ आ जाए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था आर्टिकल। डन। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच याद रखिएगा, और सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर आपने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, इनके अंडर ही आता हो।